हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे छंद, जो कि फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना भी है। तो पढ़ते हैं आज छंद क्या होता है। छंदस्य शब्द का प्रयोग दो अर्थ में होता है। कितने अर्थ में? तो दो अर्थ में होता है। प्रथम जो है आच्छादन के लिए और दूसरा आह्लादन के लिए। ठीक है, प्रथम आच्छादन के लिए और दूसरा आह्लादन के लिए। प्रथम का प्रयोग भाव तथा रस को आच्छादित करने के अर्थ में होता है और दूसरा का अर्थ जो है किस दूसरा का अर्थ का प्रयोग पाठक के जो है आह्लादन अर्थ में होता है। छंद शास्त्र में पद रचना से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। अतः साहित्यानुशीलनशील व्यक्ति के लिए छंद शास्त्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। छंद शास्त्र को वेदों का चरण यानी कि पाद कहा जाता है, जो छंद शास्त्र के महत्व को दर्शाता है। देखिए, अब छंद शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, छंद शास्त्र के आदि आचार्य पिंगल मुनि को माना जाता है। ठीक है, किसको? तो पिंगल मुनि को। पिंगल मुनि से पूर्व भी जो है कई छंदकारों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र को सूत्र में लिखा, जो इनकी प्राचीनता का सूचक है। यह सूत्र काल की रचना है। पिंगल के छंद सूत्रम यानी कि छंद सूत्रम के पश्चात कालिदास का श्रुतिबोध प्रसिद्ध है, परंतु इसमें बहुत थोड़े छंदों का निरूपण है। ठीक है, इसमें क्षेमेंद्र की श्रुत यानी कि ये सब जो लिखे हैं, सुब्रीत तिलक यानी कि सुब्रीत तिलक तथा हेमचंद्र की छंदो अनुशासन की जो है अधिक प्रसिद्धि प्राप्ति नहीं हुई है। इनके पश्चात सर्वाधिक ख्याति केदार भट्ट के वृत्त रत्नाकर को प्राप्त हुई है। इस ग्रंथ की जो है यह विशेषता है कि इसमें लक्षण तथा उदाहरण एक ही है। किसमें? तो वृत्त यानी कि वेतना यानी कि वृत्तनाकर को। ठीक है, वृत्तनाकर को ही वर्तमान काल में अधिक ख्याति प्राप्त हुई है। ठीक है, और जो है आगे देखिए, 12वीं शताब्दी की एक रचना है प्राकृत पैगलम। ठीक है, प्राकृत पैगलम। इसके लेखन का नाम ज्ञात नहीं है। जयदेव ने छंदो अनुशासन की रचना 14वीं शताब्दी में की है। ठीक है, उनके बाद 15वीं शताब्दी में जो है कौन? तो गंगादास ने छंदो मंजरी नामक ग्रंथ लिखा। 16वीं शताब्दी में दामोदर मिश्र की जो है वाणी भूषण तथा 19वीं शताब्दी में दुख भंजन की वागलब्ध प्राप्त होती है, परंतु वित्त रत्नाकर जितनी जो है रव्यति कोई भी रचना जो है प्राप्त नहीं कर सकी। ठीक है, यानी कि वित्त रत्नाकर को ही काव्य यानी कि वर्तमान काल में अधिक जो है प्रसिद्धि मिली है। किसमें? तो यही छंद शास्त्र में। ठीक है, वृत्तनाकर में कुल 136 श्लोक हैं। इसमें सभी प्रचलित छंदों का निरूपण किया गया है। ठीक है, एक मात्र वृत्तनाकर को पढ़कर कोई भी संस्कृत साहित्य के जो है प्रमुख छंदों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे जो है वही बताया गया है कौन जो है आचार्य कौन ग्रंथ लिखे हैं। तो देखिए, पिंगल जिनका समय जो है 600 ईस्वी पूर्व लगभग छंदम यानी कि छंदः सूत्रम लिखे थे बुक। ठीक है, छंद पर। कालिदास 57 ईस्वी पूर्व श्रुतबोध और क्षेमेंद्र जो है 10 यानी 1050 ईस्वी मतलब सुब्रीत तिलक लिखे थे। हेमचंद्र जो है 1088 से 1000 यानी कि 1172 ईस्वी जो है छंदो अनुशासन लिखे थे। और केदार भट्ट जो है 12वीं शताब्दी में वृत्त रत्नाकर लिखे, जिसको बहुत ख्याति प्राप्त हुई। और अज्ञात जो है लेखन का नाम नहीं पता है, ये 12वीं शताब्दी में कौन बुक लिखा गया? तो प्रकृति पैंगलम। इसका जो है लेखक का नाम नहीं ज्ञात हुआ है, अभी तक अज्ञात है। जयदेव जी लिखे हैं कौन? तो 14वीं शताब्दी में छंदो अनुशासन। ठीक है, बुक। गंगादास जो है 15वीं शताब्दी में छंदो मंजरी लिखे। दामोदर मिश्र जो है 16वीं शताब्दी में वाणी भूषण लिखे। दुख भंजन जो है 19वीं शताब्दी में वागलब्ध लिखे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छंद के जो है प्रकार। छंद जो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के छंद होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, छंद दो प्रकार के होते हैं, वृत्ति और जाति। पहला अपन होता है वृत्ति और दूसरा जाति। छंद दो प्रकार के होते हैं, वृत्ति और जाति। अब देखिए, वृत्ति क्या होता है?
वृत्ति को जो है वर्ण वृत्ति या वर्णिक छंद भी कहते हैं, वार्णिक छंद, ठीक है, वर्णिक। इसमें प्रत्येक पाद में गणों के अनुसार वर्णों की गणना की जाती है। गण क्या होता है आगे समझाएंगे। जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, इसमें वृत्ति क्या होती है, जिसमें वर्ण वृत्त या वार्णिक छंद होती है। इसमें प्रत्येक पाद में गणों के अनुसार वर्णों की गणना की जाती है, गण के अनुसार, ठीक है। जाति, जाति क्या होता है दूसरा बोले, जाति वर्ण छंद दो प्रकार के, वृत्ति और जाति। तो पहला वृत्ति बताएं और जाति क्या होता है। जाति को जो है मात्रिक छंद भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक पाद में मात्रा गणों के अनुसार मात्राओं की गणना की जाती है, यानी कि मात्रा पर जो है निर्भर करेगा। जैसे आ गया छंद, छंद वृत्त के भेद। छंद वृत्त यानी कि वृत्त जो होता है ना, छंद दो प्रकार के होते हैं, वृत्त और जाति। तो वृत्त छंद का भेद यहाँ पे दिया गया है। वृत्त छंद के 3 प्रकार होते हैं, समवृत्त, अर्ध समृद्ध और विषमवृत्त। समवृत्त क्या होता है, इसमें चारों पादों में वर्णों की संख्या बराबर होती है। जैसे इंद्र वज्रा, क्या होगा, चारों पादों, चार वो यानी कि होता है ना लाइन, तो उसको चारों पादों में वर्णों की संख्या क्या होगा, समान होगा, यानी कि बराबर होगा, ठीक है। और अर्ध समृद्ध क्या होता है, इसमें प्रथम तृतीय और द्वितीय जो है, प्रथम तृतीय और द्वितीय चतुर्थ चरण में समानता होती है। जैसे विनियोगी, पुष्पिताग्रा, ये सब, ठीक है। इसमें जो है सभी पाद में जो है क्या होगा, समानता होगा, सभी चरण में समानता होगा। और विषम वृत्ति क्या होगा, इसमें प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या विषम होती है, एक समान नहीं होगा। जैसे उद्गाता और गाथा छंद, ठीक है, इसमें विषम संख्या होगा, ठीक है, प्रत्येक पाद में, ठीक है। तो 3 प्रकार होता है किसका, वृत्त छंद का। तो वृत्त छंद का 3 प्रकार, समृद्ध, अर्ध समृद्ध और विषम समृद्ध। क्या होता है वो बता दिए, ठीक है। इसमें समृद्ध में 4 पादों में वर्णों की संख्या बराबर होगा, और समृद्ध में जो है चारों में जो है क्या होगा, समानता होगी। चतुर्थ चरण में यानी सभी चरण में समानता होगा। और विषम समृद्ध में जो है प्रत्येक वर्णों में जो है विषम जो है संख्या होती है, ठीक है, वर्णों की संख्या विषम होती है। अब देखिए पाद या चरण क्या होता है। पाद किसको कहते हैं, ठीक है, जिसको चरण भी बोलते हैं। तो पद के प्रत्येक चतुर्थार्थ, यानी कि कोई जैसे कि पद है, ठीक है, तो पद के प्रत्येक चतुर्थांश को पाद या चरण कहते हैं। जैसे ज्ञः पादः चतुर्थांश, चतुर्थांश अर्थात वही बोल रहा है प्रत्येक यानी कि वस्तुतः इनके कारण ही श्लोकों को पद कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को विषय अथवा आयुक्त तथा दूसरे और चौथे चरण को सम अथवा युग कहा जाता है। पहला और दूसरा चरण को क्या कहेंगे, तो विषय अथवा आयुक्त, और दूसरे और चौथे चरण को क्या कहेंगे, तो सम अथवा युग। याद रखिएगा ये सब। और देखिए चरण समझ गए, और मात्रा देखिए, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय या काल को मात्रा कहा जाता है, ठीक है। जितना जो है, जितना काल या लघु वर्ण के उच्चारण में लगता है उसे एक मात्रा मानी जाती है। जितना काल गुरु वर्ण के उच्चारण में लगता है उसको 2 मात्राएं मानी जाती है, क्योंकि गुरु वर्ण के उच्चारण में 2 गुना काल लगता है। अतः लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है, और उसमें जो उसे जो है खड़ी पाई के चिन्ह से प्रकट किया जाता है। क्या बता रहा है यहाँ पे, मात्रा काल, मात्रा काल 2 होता है, दीर्घ होता है और जो है लघु, यानी कि अ हो गया, ई हो गया, ये सब लघु हो गया, इसमें कम मात्रा काल लगेगा। वही आ, ए, ये सब हो गया, तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको गुरु मात्रा काल कहेंगे। देखिए मात्रा काल क्या होता है, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण, मात्रा काल को बांटा है तो लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण में। जैसे कि चिन्ह क्या होता है इसका, तो पाई होता है, ये ऊपर में दिखाई दे रहा है ना, लघु वर्ण का यही चिन्ह होता है, ठीक है। देखिए, और लघु वर्ण में कौन कौन आता है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अ, ई, उ, री, ली, क, की, कु, क्री, ये सब लघु वर्ण में आएगा। दीर्घ वर्ण में जो है, दीर्घ वर्ण की 2 मात्राएं मानी जाती है, और 2 मात्राओं को एस चिन्ह से प्रकट किया जाता है, यानी कि इस चिन्ह से प्रकट किया जाता है, ये जो चिन्ह दिया गया है, ठीक है। जैसे देखिए ये जो है दीर्घ वर्ण है, ठीक है, दीर्घ वर्ण आ, ई, उ है ना, ए, ओ, ये सब जो है दीर्घ वर्ण है, ठीक है। लघु स्वर के बाद जो है यदि अनुस्वार, विसर्ग या कोई संयुक्त व्यंजन होगा तो लघु स्वर भी गुरु माना जाता है, ठीक है। इसके यानी कि लघु स्वर जो होगा वो लघु वर्ण, उसके बाद जो है संयुक्त व्यंजन होगा या विसर्ग होगा तो उसको गुरु मान लिया जाएगा, अर्थात क्या मान लिया जाएगा, दीर्घ वर्ण मान लिया जाएगा, ठीक है। इसको लघु कहते हैं, इसको दीर्घ कहते हैं, ठीक है। इसको लघु वर्ण को क्या कहेंगे, लघु, और दीर्घ को क्या कहेंगे, तो
लघु को कहेंगे क्या, यानी कि लघु, गुरु किसको कहेंगे तो दीर्घ वर्ण को, गुरु दीर्घ वर्ण को, ठीक है। और लघु वर्ण तो बतला ही दिए। देखिए यहाँ पे वही बोल रहा है श्लोक के अनुसार, सानुष सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरु भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पदांतवो अपि वा, ठीक है, वही बोल रहा है। देखिए लक्षणों में ल का अर्थ एक लघु, ठीक है, ल का यानी कि ल बराबर दो लघु ग, ठीक है, और गुरु ग यानी कि दो गुरु होता है, ठीक है। देखिए आगे इसको समझेंगे, इसको उतना नहीं देखिए अभी। यति या विराम क्या होता है, यति या विराम, यति या विराम पद के उच्चारण में श्वास लेने हेतु क्षण भर रुकने का व्यवस्थित स्थान यदि कहलाता है, यानी कि कोई श्लोक बोल रहे हैं और क्षण भर थोड़ा रुकते हैं तो उसको विराम या यति कहेंगे। यति का अर्थ है विराम या विश्राम। लक्षणों में इस बात का निर्देश किया जाता है कि कितने वर्णों के बाद यति आती है। लक्षणों के साथ पुष्ट में यति का संकेत होता है, ठीक है। अब देखिए गति क्या होता है, गति का अर्थ होता है प्रवाह, श्लोक का धारा प्रवाह, ठीक है, पढ़ा जाना। गण विचार, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्ण रहेगा ना, उसको समूह को क्या कहेंगे, गण कहेंगे। जैसे मधुर शब्द में, मधुर में है ना तीन वर्ण, तो इसको क्या कहेंगे, गण कहेंगे। अतः इसमें जो है एक गण हुआ, ये क्या होगा, एक गण हुआ। इन गणों की संख्या 8 होती है। गण की संख्या कितना होता है, 8 होता है। इसे समझने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सूत्र का, तो ये जो है, इस सूत्र का प्रत्येक वर्ण एक गण का नाम बताता है, ठीक है। एक गण का, प्रत्येक सूत्र जो है एक गण का नाम बताएगा। 8 गण होता है ना, जैसे कि य है तो क्या कहेंगे, यहाँ पे य है य को जोड़ लेंगे और या मा ता, क्या होगा, या माता एक हो गया। तीन होता है ना गण, यानी कि तीन वर्णों का समूह गण होता है, तो या माता तीन हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या करता है, गण का नाम बताता है इस ये सूत्र, ठीक है, जो अपने स्वयं के सहित अगले दो वर्णों को मिलाकर अपना स्वयं रूप बनाता है। स्वयं में बनाएगा, खुद बनाएगा। य है पहला तो उसका अगला दो को ले लेगा, तो दूसरा एक जो है क्या हो जाएगा, गण हो जाएगा। जैसे कि देखिए यगन है ना, यहाँ पे यगन, तो य गण हो गया, पहला यगन हो गया, तो नाम हो गया यगन। का स्वरूप है, पहला ले लिया और माता, दो को ले लिया तो या माता हो गया। देखिए अब इसमें इसका पाई कैसे होगा, य में अ हता है ना, य को तोड़ेंगे तो अ आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पाई हो गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि दीर्घ लघु का जो है चिन्ह पाई बताए थे, है ना, इसमें अकार है तो पाई बताए। और देखिए यहाँ पे आकार है ना, तो या, यहाँ पे क्या है, या माँ। अब तो माँ हो गया, यहाँ पे आकार हो गया, तो क्या हो गया, यानी कि गुरु हो गया, यानी कि दीर्घ हो गया। तो दीर्घ का क्या बताए थे, एस बताए थे, यहाँ पे चिन्ह जो है सो, और ता क्या होता है, ये भी आकार हो गया, तो उसी प्रकार ये जो है चिन्ह बन गया, ठीक है। तगन में जो है देखिए, तगन का स्वरूप, तो तगन यानी कि त को ले लीजिए और उसके आगे दो ले लीजिए, तो तराज यानी कि तराज हो गया, ठीक है। तो तराज हो गया, तो तराज यानी कि तीन हो ना गया, तगन यानी कि तीन हो गया, तो इसमें तराज हो गया इसका। तो क्या है, ता आकार हो गया, तो ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया, यानी कि गुरु हो गया। तो इसका चिन्ह बताए थे यहाँ पे वो है। और एक क्या है, जौ, यानी कि ये हो गया लघु, तो ये जो है पाई जो है चिन्ह आ गया। इसी प्रकार जो है अन्य वर्णों का भी स्वरूप बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस सूत्र की विशेषता यह है कि इस सूत्र द्वारा समस्त गणों का ज्ञान हो जाता है। किसी भी वर्ण के बाद के दो वर्णों को मिलाकर तीन वर्णों का समूह बनाता है, वह उस गण की मात्रा का बोध कराता है। बोले ना, दो वर्ण एक वर्ण यानी कि बताएगा। ये देखिए इसको गणिएगा ना, तो 8 गो होगा इसमें, ठीक है। वही जो है 8 प्रकार का होता है गण, ठीक है। जैसे नगन के स्वरूप में जो है, नगन को पता करने के लिए यामा ताराज भान सलगा सूत्र में जो है न के बाद दो वर्णों को देखना चाहिए। न है ना यहाँ पे, तो न के बाद दो वर्ण न सल, तो यानी कि नगन में क्या होगा, नसल नसल, यह तीन जो है तीन वर्णों का समूह बनता है। अतः नगन में जो है सभी अ है, अकार है, ठीक है, ठीक है, लघु है, वर्ण है, ठीक है। तो यानी कि पाई बताए थे चिन्ह, तो इसका जो है पाई हो गया। इसको आगे देखते हैं, बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए
यहाँ पे जो है आठों वर्णों को समझने के लिए निम्नलिखित चार्ट यानी कि दिया गया है। यहाँ पे सूत्र भी दिया गया है, तो समझने का इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब 8 बताया गया है यगन, तो यहाँ य है ना पहला अक्षर, तो गण तो हो गया, य हो गया और गण, तो यगन हो गया। यगन में क्या बोला था, पहला अक्षर लेकर के और दूसरा अक्षर, यानी कि गण किसको कहते हैं, 3 गो अक्षर होना चाहिए। तो य मा ता, यहाँ पे 3 गो उठा लिए, य हो गया यगन में, उसके 2 गो अक्षर बाद वाला, तो या माता यानी कि 3 गो हो गया, ये 3 मिल गया तो ये अक्षर हो गया यगन, ठीक है। और यगन में क्या है, एक जो है क्या है, लघु है वर्ण, और लघु का बताए थे चिन्ह क्या, तो पाई, और दूसरा जो है 2 गो आकार है, तो यानी कि गुरु हो गया दोनों, तो इसका जो है चिन्ह दे दिया एस, ठीक है। तो इसका जो है उसी प्रकार जो है मगन में जो है म, देखिए यहाँ पे मगन, तो म यहाँ पे ले लिया और उसके आगे वाला दो गो ले लिए, तो मगन में जो है क्या आ गया, कौन कौन अक्षर, माँ तारा, माँ तारा, अर्थात इसमें जो है सभी जो है गुरु है, ठीक है। तो इसमें चिन्ह आ गया, सभी तीनों जो है अक्षर गुरु का आ गया। तगन में जो है ताराज, ताराज यानी कि तो को लीजिए और अगला 2 गो ले लीजिए तराज, ठीक है। तो इसमें जो है 2 गो गुरु आ गया, तो 2 गो गुरु का चिन्ह है, और पाई जो है एक लघु का चिन्ह है, ठीक है, जो है लघु, ठीक है। और रगन देखिए राज भा, राजभा, यानी कि रगन में एगो अक्षर ये हो गया, 2 गो अगला वाला, तो राजभा हो गया। तो रगन में जो है राजभा, देखिए पहला अक्षर जो है रा जो है गुरु है, यानी कि दीर्घ है ना ये, तो गुरु हो गया। और जो है लघु है, तो लघु का पाई यहाँ पे आई, पाई यहाँ पे जो है चिन्ह दिया गया है, और गुरु का जो है दिया गया है एस, तो वो हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग जो है इसको बना करके लाइएगा, ठीक है। देखिए अब आगे क्या है, संख्याओं के प्रयुक्त शब्द, देखिए छंदों के लक्षण में संख्या बताने के लिए प्रायः संख्या शब्दों के स्थान पर जो है अन्य सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम रस छ होते हैं, अम्ल कटु तीख, ठीक है आदि। तो छ संख्या के लिए रस का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार के अन्य शब्द नीचे दिए गए हैं, लक्षणों को पढ़ने से पहले इन्हें जान लेना जो है क्या करना है, जान लेना आवश्यक है। तो संख्या पढ़ेंगे, देखिए एक को क्या कहा जाता है, सांकेतिक शब्द जो है, एक को चंद्रमा पृथ्वी सूर्य, दो को युगल पक्ष नेत्र, ये तीनों कह सकते हैं, तीन को गुण अग्नि, चार को वेद वर्ण युग आश्रम, पांच को सर इंद्रिय भूत तत्व, ठीक है, छह को शास्त्र ऋतु, सातवां को अश्व मुनि लोक स्वर, आठवां को वसु याम सिद्धि भोगी, नौवां को ग्रह द्रव्य निधि रस, ठीक है, दसवां को दिशा अवतार, ठीक है, 11वां को रुद्र, 12वां को सूर्य अमासा। अगर देखिएगा सीरियल में भी कहता है हनुमान जी जो है महादेव के रुद्र अवतार है, यानी कि 11वां अवतार है, ठीक है। ये जो है अंक के बारे में बताया गया है, किस अंक को क्या बोल सकते हैं, एक को है चंद्रमा पृथ्वी या सूर्य भी बोल सकते हैं, दूसरा को युगल पक्ष नेत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये जो है इतना याद कर लीजिएगा, इसको जो है गण को जो है अपने से जो है खुद से बनाने का जो है कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए अर्या छंद है, क्या है अर्या छंद, इसको जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ये जो है गण बनाना सीख जाइए, ठीक है। तो अगले दिन पढ़ेंगे क्या, छंद के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो समझ में ना आए, जो आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको सुधारने का जो है कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।